इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है उन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिन भर बैठकों में मसरूफ रहने वाले हैं। कुछ ही देर बाद HEWP की रिव्यू बैठक लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अनाउंसमेंट से संबंधित समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री जनसंवाद से संबंधित 5 विभागों की भी बैठक लेंगे और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में भी एक बैठक होगी। तो आज दिन भर काफी व्यस्त रहने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त। आज सुबह 10 बजे HEWP की रिव्यू बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। अनाउंसमेंट से संबंधित समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम। जनसंवाद से संबंधित 5 विभागों की भी बैठक लेने वाले। आज दिन भर बैठकों में व्यस्त रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कुछ ही देर बाद HEWP की रिव्यू बैठक लेने वाले हैं। शाम तक आज बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिन भर मसरूफ रहने वाले हैं अलग अलग अहम बैठकों में, और इसकी शुरुआत आपसे थोड़ी देर बाद से ही HEWP की बैठक से होने वाली है। शाम 5-6 बजे तक बताया जा रहा है कि सिलसिला जारी रहने वाला है। आप जरा तफसील से बताइए आज कौन कौन सी अहम बैठकों का हिस्सा होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, हम खबर की तह तक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है चंडीगढ़ में या प्रदेश के अंदर, प्रदेश से बाहर, उन तमाम जानकारी को खबरें अभी तक के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहेंगे और चंडीगढ़ के अंदर कई बैठकें मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। एक बैठक जिसका जिक्र मुमताज आपने भी अपने दर्शकों के समक्ष किया, HEWP की बैठक जो है 10 बजे का समय रखा गया था, यानी ये कह सकते हैं कि अब से कुछ ही पलों के अंदर ये बैठक शुरू हो जाएगी। और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को लेकर के ये बैठक है, जो कि ऑनलाइन टेंडरिंग को लेकर के जो पोर्टल है वो बनाया गया है। इसको लेकर के समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाती है कि किस प्रकार से जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली बैठक 11 बजे सीएम अनाउंसमेंट्स को लेकर के होने जा रही है, यानी मुख्यमंत्री जब प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर पहुंचते हैं, वहां जाकर के किस प्रकार से उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट्स की गई है उन पर काम किया गया है और किस तरीके से उन अनाउंसमेंट्स की अभी तक प्रोग्रेस है, इसको लेकर के समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 11 बजे की जाएगी। दोपहर बाद भी एक बैठक जो है वो की जाएगी। 5 विभागों के जो जन संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अंदर किए हैं, उस दरमियान भी कई जो कार्य है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनता के समक्ष करने की जो बात है वो रखी जाती है। इसको लेकर के भी समीक्षा करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आज चंडीगढ़ में कई बैठकों के अंदर व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी मुमताज। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ और अहम खबरों पर भी हम आपका रुख करेंगे अपने दर्शकों तक तफसील पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर है आज हमारे पास हरियाणा के हवाले से। हरियाणा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल रहने वाली है। आज मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। OPD और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया था। नए मरीजों को भी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाएगा। बुधवार को भी हड़ताल पर थे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर। तो बड़ी खबर है आज हरियाणा के हवाले से। मरीजों को आज स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। हरियाणा में OPD और इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से। नए मरीजों को भी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाएगा। बुधवार को भी हड़ताल पर थे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स। तो बड़ा अपडेट है हरियाणा के हवाले से हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। एक बार फिर बुधवार को भी हड़ताल पर थे डॉक्टर्स। और इसी खबर के हवाले से एक और अहम अपडेट है डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर। एक और दे रहे हैं आपको। दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हड़ताली डॉक्टर्स की मीटिंग होगी। डॉक्टर्स की एक डेलीगेशन की मीटिंग होगी। 3 दिनों में दूसरी बार है जबकि डॉक्टर्स की हड़ताल होगी। नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है इसी के साथ। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड मुसलसल बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, आज परेशानी होने वाली है हरियाणा में मरीजों को। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। हालांकि कल भी हड़ताल पर थे, लेकिन आज OPD और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी मीटिंग की भी खबर है। आप जरा बताइए क्या मांग है इन डॉक्टर्स की, क्यों हड़ताल कर रहे हैं
और इस मीटिंग के बारे में भी तफसील से बताइए। देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें 3 दिन में ये दूसरा दिन है जब इस प्रकार से डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है। आज हड़ताल के अंदर कुछ और पहलू भी डॉक्टर्स की तरफ से जोड़े गए हैं। हालांकि कल का दिन बीच में था जब हड़ताल नहीं थी, और कल जो जानकारी हमें जो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन हड़ताल कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, इनकी तरफ से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डीजी हेल्थ है उन्होंने जो है इनके साथ बैठक की थी। हालांकि जो एसीएस है डिपार्टमेंट की वो दिल्ली के अंदर थी, जिस प्रकार की जानकारी एसोसिएशन की तरफ से मिली है। और आज 2 बजे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ जो बैठक है वो तय की गई है। लेकिन 2 बजे तक से पहले जो है आगे किस प्रकार का कदम उठाया जाएगा वो बाद में निर्णय जो है एसोसिएशन की तरफ से लिया जाएगा। तब तक ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ओपीडी है और इससे जुड़ी हुई जो अन्य सेवाएं हैं वो पूरे तौर पर जो है बाधित रहने वाली है, और उसको लेकर के खासी परेशानी इससे पहले भी हमने बताया था अपने तमाम दर्शकों को कि किस प्रकार से जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर अपना इलाज कराते हैं, उनको किस तरीके की दिक्कत रही है। और अब आज के दिन भी इसी प्रकार की स्थिति जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले दिन हड़ताल हुई थी उसको लेकर के आंकड़ा भी जारी किया गया था कि करीब 26% डॉक्टर्स ही पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल पर रहे थे और ओपीडी इसको लेकर के प्रभावित हुई थी। लेकिन इसको लेकर के भी अगर हम देखें मुमताज, एक ही डॉक्टर्स के पास कई जो पेशेंट है उनकी ओपीडी जो है देखने के लिए मिलती है। सैकड़ों पेशेंट को देखने का काम एक डॉक्टर प्रदेश के अंदर करता है। प्रदेश के अंदर पहले ही जो डॉक्टर्स की जो कमी है, ये मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर भी देखने के लिए मिला था। और ये कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में जहां तक मांगों की बात की जाए तो सीधे एसएमओ के पद पर जो भर्ती है उसका विरोध जो है डॉक्टर्स की एसोसिएशन कर रही है। उनका ये कहना है कि इससे जो सीनियर एसएमओज हैं उनकी जो प्रमोशन है उन तमाम विषयों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ते हुए नजर आता है। जो बॉन्ड है उसकी राशि 1 करोड़ से घटा करके, जो पीजी के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है उसकी राशि 1 करोड़ से घटा करके 50 लाख करने की मांग जो है वो डॉक्टर्स की एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो काडर है वो तैयार किया जाए, इस प्रकार की मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई है। इसी तरीके की मांगों को लेकर के डॉक्टर्स की ये पूरी हड़ताल जो है वो देखने के लिए मिल रही है। आज 2 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ जब डेलीगेशन की मीटिंग होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि सरकार इसको लेकर के किस तरीके का विचार आगे कर रही है और डॉक्टर्स की एसोसिएशन इससे कितना संतुष्ट होती है। मुमताज, इंतजार करना पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री के साथ डॉक्टर्स के डेलीगेशन की इस मुलाकात का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे तो इससे बड़ी परेशानी मरीजों के लिए और कुछ हो नहीं सकती। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर हमने पहले भी हाल दिखाया था और जो राजेश ख्यालिया है उनका भी यही कहना था कि ये जो हड़ताल है, जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हड़ताल इसलिए की जा रही है कि लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले और जो बेहतर सुविधाएं जो है वो होते हुए नजर आए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो हड़ताल है वो की जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आम और जो गरीब लोग खासतौर से अगर हम बात करें, क्योंकि मुमताज मात्र 5 रुपए की एक पर्ची कटवाने के बाद ही जो ओपीडी की सुविधा है, जो उपचार है, वो शुरुआती तौर पर एक मरीज को जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर देने का काम जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर के जो आम और जो गरीब व्यक्ति है जो सरकारी अस्पतालों पर ही इलाज को लेकर के निर्भर है, उनको बड़ी परेशानी होते हुए नजर आती है। और आज ओपीडी के साथ साथ जो एमएलआर से संबंधित, जो जेल ड्यूटी से संबंधित, पोस्टमार्टम से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, यानी इससे जुड़े एसोसिएशन से जुड़े जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस प्रकार की सेवाओं को भी बाधित रखने के लिए कहा गया है। हालांकि 2 बजे की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में अगर कोई हल निकलता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार के गतिरोध जो है वो कम से कम पेशेंट के सामने ना आए। जी, उम्मीद करेंगे जितेंद्र जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल के कई जिलों में ठंड टेंशन बढ़ाने वाली है। 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। पर्यटकों को नए साल में बर्फबारी का लुत्फ मिल सकता है। 29 दिसंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश के मौसम के हवाले से अहम अपडेट है। बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है पर्यटकों को नए साल में। 29 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की खबर है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश से।
तो फिर से एक बार सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना हिमाचल में और लंबा ड्राई स्पेल टूटने की संभावना है। हमारे शिमला से ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, एक अच्छी सी खबर हिमाचल प्रदेश के हवाले से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्रिसमस पर भी पर्यटकों ने काफी इंतजार किया बर्फबारी का, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये खबर आम हुई है कि 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है शिमला में, और नए साल पर सयाह बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में। आपके पास क्या अपडेट्स हैं प्रदीप? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई गई है। और कल से ये मौसम थोड़ा खराब होगा और उसमें पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो जाएगा, जो हिमालयन रेंज है। और इसमें जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिन 30 और 31 को, और उसके बाद अगले कुछ दिन जो है वो कुछ इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान मौसम विभाग ने नहीं लगाया है। और उम्मीद की जा सकती है कि अब नए साल में बर्फबारी हो और बारिश भी हो, क्योंकि एक लंबा ड्राई स्पेल हो गया है, शुष्क मौसम बहुत ज्यादा हो गया है और उससे कई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पर्यटक यहाँ पर बर्फ की दीदार के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो उनका जो पर्यटक यहाँ शिमला पहुंचे तो पैसा वसूल उनका हो जाएगा। और अभी भी उम्मीद यही है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और शिमला की अगर खास तौर पर बात करें, यहाँ पर क्रिसमस के आसपास कई बार बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन इस महीने यानी दिसंबर महीने में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई है। और नारकंडा कुफरी की तरफ पर्यटक जो है बर्फ का इंतजार करते थे और वो इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। तो अब उम्मीद की जा सकती है, जो मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान है उसमें बर्फबारी होगी। और अगर ऐसा रहा तो पर्यटन सीजन के लिए भी अच्छा रहेगा, जीवनी एक तरह से पर्यटन सीजन को मिलेगी, क्योंकि नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। छुट्टियां जो है वो मैदानी भागों में पड़ी है, स्कूलों में भी छुट्टियां की, जो शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल हैं वहां पर छुट्टियां हैं, तो वो समय होता है जब जी घूमने के लिए लोग शिमला पहुंचते हैं या शिमला के आसपास कुल्लू मनाली की तरफ की बात करें, कांगड़ा डलहौजी की तरफ की बात करें, तो ऐसे पर्यटन स्थल हैं वहां पर पर्यटक जरूर जाते हैं। तो और अलग अलग जो प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं वहां पर इस दौरान ज्यादा लोग पर्यटक जो है आते हैं। और हमने भी पूर्व में देखा कि जो मनाली का जो क्षेत्र है, खासतौर पर रोहतांग अटल टनल के आसपास बर्फबारी हुई थी और अभी भी वहां पर बर्फ किए जा सकते हैं। लेकिन जो बाकी हिस्से हैं और शिमला की खासतौर पर बात करें, यहाँ बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई है। और अब उम्मीद की जा सकती है कि 31 के बाद या उसके आसपास जो है नए साल में बर्फबारी होगी, और जी। इससे पर्यटकों के लिए भी अच्छी बात रहेगी और बागवानों के लिए भी ये अच्छी बात रहेगी। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर पर तमाम तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब वक्त है उत्तराखंड की तरफ रुख करने का। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 दिसंबर को 5 पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की भी संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। 5 पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड से हमारे साथी नासिर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, उत्तराखंड में 30 दिसंबर को घने कोहरे को लेकर 38 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट है, यानी मौसम का मिजाज पूरी तरह से तब्दील हो चुका है उत्तराखंड में। नासिर, आप तफसील से बताइए क्या हाल है मौसम का उत्तराखंड में इन दिनों? देखिए, उत्तराखंड में भी अब एक बार फिर से जो घना कोहरा है उसकी चादर ओढ़ ली है उत्तराखंड के तमाम इलाकों में। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कोहरा बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम कुछ ऐसे इलाकों की बात करें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर कोहरा नहीं है, लेकिन अगर देहरादून को छोड़ दें तो इसके अलावा तमाम जगहों पर कोहरे की स्थिति छाई हुई है। और अगर हम बारिश की और मौसम की बात करें, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जताया और कहा है कि तमाम जगहों पर अब आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने कहा तो 2500 के मीटर के जो ऊंचे के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है और हल्की
बारिश भी हो सकती है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में लगातार जो बारिश है, जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से लगे हुए तमाम इलाकों की अगर हम बात करें, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तमाम जगहों पर जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोहरे की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। आसपास के जो वाहन है वो दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हादसों का डर बना रहता है। और इसीलिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगर आप लोग घर से बाहर निकले तो मौसम को देख कर निकले और कोहरे की स्थिति को जान करके निकले। इसके अलावा अगर हम ऊंचे इलाकों की बात करें, यानी जो पर्वतीय जनपद है उनकी बात करें, तो 2500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है और कई जगहों पर बर्फ भी पड़ रही है। यानी जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के कारण उत्तराखंड के तमाम जो इलाके हैं वहां पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां पर लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ और मैदानी इलाकों में कोहरा बना रहता है। तो ये कह सकते हैं कि अब मौसम विभाग ने इस तरीके से अब आने वाले दिनों का अलर्ट जताया है। तो ऐसे में अगर लोग घर से बाहर निकले तो मौसम को देख कर निकले और तभी अपने कामकाज के लिए बाहर आए। बेहद शुक्रिया आपका नासिर, इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है। आप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक पदाधिकारियों के साथ ये बैठक लेने वाले हैं। सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। मेरी साथी हरसिमरत पॉल इस खबर पर बनी हुई है हमारे साथ। हरसिमरत, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की काफी अहम बैठक होने वाली है। जाहिर है चुनावी मौसम है और सभी पार्टियों की सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो आम आदमी पार्टी की ये बैठक कब होगी चंडीगढ़ में हरसिमरत, और जरा तफसील से बताइए किन किन रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज संदीप पाठक जो हैं ये राज्यसभा से एमपी भी हैं और साथ ही साथ सारा कामकाज देख रहे हैं। हरियाणा और पंजाब का जितने भी चुनाव हुए हैं पहले, तब भी इन्होंने सारा ही जितना भी पीछे का वर्क रहा है वो सभी संदीप पाठक के थ्रू ही देखा गया है। तो आज ये पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ में और आज इनकी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हरियाणा और पंजाब दोनों कार्यकारिणी की बैठक जो है संदीप पाठक लेंगे। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो ये बैठक जो है आज सुबह 12 बजे शुरू होनी है और ये पार्टी ऑफिस सेक्टर 39 में ही होगी। और आपको ये भी बता दें कि इसमें सभी अधिकारी या मैं बात करूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हरियाणा से, जैसे सह प्रभारी हैं सुशील गुप्ता वो होंगे, अशोक तंवर होंगे, इसके अलावा अनुराग ढांडा होंगे, तो इनके साथ आज बैठ करके आगे की रणनीति की चर्चा की जाएगी। आपको ये बता दूं कि हरियाणा में पिछले दिनों बदलाव यात्रा निकाली गई थी। 10 दिन की ये बदलाव यात्रा थी जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और हरियाणा में ये लोग पहुंचे थे सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ या जो काम नहीं सरकार करवा पाई तो उनको लेकर के पहुंचे थे बीच में। तो जाहिर तौर पर क्या क्या लोगों की समस्याएं रही या क्या लोगों से सुझाव मिले हैं, क्या कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं, इन सभी के ऊपर आज जो बातचीत है या उसके बारे में जानकारी जो है वो साझी की जाएगी। और ये बैठक जो है आज शुरू हो जाएगी 12 बजे और उसमें अपना रिकॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में अभी कुछ ही समय का वक्त रह गया है, तो ऐसे में और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या क्या जो एरियाज है वो टच किए जा सकते हैं, कौन कौन मुद्दों पर बात की जा सकती है, लोगों को अपनी तरफ किन किन मुद्दों पर लाया जा सकता है, तो इनके बारे में जाहिर तौर पर बातचीत की जाएगी और जानकारी भी साझी की जाएगी। जी हरसिमरत, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर पर आप ही का रुख करेंगे। पंजाब से अगली अहम खबर दे रहे अपने दर्शकों को। लुधियाना दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना में विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे और स्थानीय विधायकों और अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें आपको कि दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। पंजाब के हवाले से अहम अपडेट है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना के दौरे पर रहने वाले हैं, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। हरसिमरत, काफी अहम है मुख्यमंत्री भगवंत मान का लुधियाना दौरा और इस दौरे के दौरान 12 बजे एक बैठक भी करने वाले मुख्यमंत्री। तफसील से बताइए क्या है मकसद इस दौरे का?
आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री पंजाब जो हैं वो आजकल जो दौरे कर रहे हैं वो कोई प्लान दौरे नहीं है, यानी कि पहले से सोचे समझे या फिर बनाकर प्लान किए गए वो दौरे नहीं है। अचानक ही उनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और वहाँ जाकर वो विकास कार्यों को चेक कर रहे हैं। पर अगर मैं लुधियाना की बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से लुधियाना में थोड़ी जो इस खींचतान मैं कहूँगी इसको चल रही थी कि वहाँ पर एक रेलवे ओवरब्रिज है जिसका कि उद्घाटन किया जाना है। पर अगर हम बैक में जाएँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि साल 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी उसको बनाया गया था और वो काम जो है 2021 में पूरा हो जाना था, पर वो काम 2021 में पूरा ना होकर के 2023 में पूरा हुआ। अब उसको लेने की क्रेडिट वॉर चल रही है, यानी कि उस समय के जो वहाँ के विधायक थे भारत भूषण आशु, जो मंत्री भी थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया था, पर ये जब काम खत्म हुआ है तो आम आदमी पार्टी की सरकार में खत्म हुआ है। ऐसे में एमएलए गोगी जो है वो चाहते हैं कि ये गेंद जो है उनके पाले में गिरे, तो इस तरह से उसको रेलवे ओवरब्रिज को उसका क्रेडिट लेने की वॉर चल रही है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि बीते दिनों उस रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर नारे लिखे गए थे और उसमें ड्रीम्स ऑफ आशु, यानी कि जो भारत भूषण आशु हैं उनके नाम के नारे लिखे गए थे और उसके बाद प्रशासन जो है वो हड़कंप में आ गया था और ये नारे मिटाए गए थे। तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, पीसीआर तैनात की गई है। डर है कि कहीं वो आरओबी का उद्घाटन कोई और ना कर जाए। तो ऐसे आपको बताऊँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसका जो उद्घाटन है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी जानकारियां साझी नहीं की है, ये मात्र सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा लुधियाना के विधायकों के साथ आज मीटिंग होगी मुख्यमंत्री भगवंत मान की, साथ ही साथ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि लुधियाना जो है सबसे बड़ी नगर निगम जो है मानी जाती है, कुछ ही समय में नगर निगम के भी चुनाव है, तो उसके ऊपर भी जरूर मुख्यमंत्री की नजर रहेगी कि वो किस तरह से जीती जानी है। जी बेहद शुक्रिया हरसिमरत पॉल, इन दोनों ही खबरों पर तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम खबरों की तह तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।